छात्रों, हिंदी कालंश में आपका स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्यपुस्तिका से पाठ 10 झांसी की रानी इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, पिछली कालंश में हमने देखा झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद झांसी का दीपक बुझ गया था और झांसी राज्य में दुख का अंधेरा छाया था। अब झांसी की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि जो राजा थे गंगाधर राव वह निसंतान ही चल बसे थे। और यह समाचार सुनकर लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत खुश हुआ। इसलिए उसने समझा कि यह अच्छा अवसर है कि झांसी राज्य हथियाने का। इसलिए उसने तुरंत अपनी सेना भेजी और झांसी के राज्य पर अपना झंडा फहराया। तो चलिए आगे की कविता की जानकारी लेते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर फसारे अब तो पलट गई काया। राजा व नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी इस कविता के पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अनुनय अनुनय का अर्थ है अनुनय विनय का अर्थ है प्रार्थना। विकट यानी कि कठिन। माया मतलब चाल। देहली यानी कि दिल्ली। घात का अर्थ है धोखा। बिसात का अर्थ है हैसियत। वज्र निपात का अर्थ है भारी मुसीबत। यहाँ पर मुहावरे है काया पलटना मतलब बदलाव आ जाना, और पैर पसारना का अर्थ है विस्तार करना। अभी हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। अनुनय विनय यानी कि प्रार्थना नहीं सुनता है। विकट फिरंगी की माया व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। देखिए, अंग्रेजों की चालाकियों को समझना कठिन था। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। उन्होंने विनय यानी कि प्रार्थना, वो किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए थे तब उन्होंने हमसे दया मांगी। लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया है। ये जो डलहौजी था वह व्यापार के बहाने ये अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे, लेकिन धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगे, यानी कि राज्य का विस्तार करना उन्होंने शुरुआत की। उनका स्वरूप बदल गया था। राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैरों की धूल समझने लगा था। यहाँ पर बताया है जो कि राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, मतलब कि राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैर की धूल समझने लगा था। नवाबों और राजाओं की जो रानियां थी वो दासी बन गई थी और अंग्रेज महिलाएं महारानी बनती चली जा रही थी। बूंदेलों के मुंह हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की तथा
शौर्य की कहानियाँ सुनी है। बूंदे लहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। मतलब बूंदों के मुँह हमने लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य की कहानियाँ कथाएं सुनी है। चीनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली यानी कि दिल्ली, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था ठिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था, यानी दिल्ली छीन ली थी। देखते ही देखते उन्होंने लखनऊ पर भी अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठुर हैसियत नहीं रही। उन्होंने पेशवा था बिठुर, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। मतलब उन्होंने, अंग्रेजों ने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया और नागपुर पर भी धोखे से अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, मतलब उदयपुर ये जो शहर थे, उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक, इन को भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं थी। इनके सामने इन शहरों को भी कोई हैसियत नहीं थी। सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र पर भी उनके भीषण आक्रमण की मुसीबतें आई। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा थी। बंगाली, मद्रास आदि भी तो यही कहानी थी। मतलब यह जो बंगाल, मद्रास है, इन राज्यों की भी यही दशा थी। उन्होंने इस पर भी अपना कब्जा कर लिया था। बूंदे लहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब बूंदेले हमें इनकी कथा के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा भी सुनाते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख का हार। यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बूंदे लहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदे लहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। रनिवास यानी रानी के रहने का स्थान। बेजार का अर्थ है परेशान करना। सरे आम यानी खुले आम। विषम वेदना यानी कि गहरा दुख। आहत यानी घायल। रणचंडी यानी कि युद्ध की देवी। पुरखे मतलब पूर्वज। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। अंग्रेजों ने देशी राजाओं और नवाबों का अपमान किया था और जिससे रनिवासों में उनकी जो रानियां थी और बेगमें थी, वह दुख से बेहाल होकर रोया करती थी। उनके गहने और कपड़े जो थे वह कलकत्ते के बाजार में बेचे जाते थे। अंग्रेज अपने ही अखबारों में खुलेआम
उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे। जैसे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लोनौल का हार। यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से, इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष और वीरता की कहानियां भी सुनी है। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अंग्रेजों की नीतियों में सभी लोगों में आक्रोश था, अंग्रेजों के खिलाफ क्रोध था। झोपड़ियों में रहने वाले जहाँ पर गहरा कष्ट झेल रहे थे वो लोग, तो वही महलों में रहने वाले अपने हुए अपमान से वह आहत थे, दुखी थे, घायल थे। तो दूसरी ओर देश के जो वीर सैनिक थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान से हुए भरे हुए थे। जो देश के वीर सैनिक है वह अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान यानी कि गर्व के भाव से भरे हुए थे। जैसे नाना धुंधु पंत पेशवा, उसी समय युद्ध के लिए उन्होंने आवश्यक की सामग्री जुटाई थी और उनकी बहन छबीली लक्ष्मीबाई ने भी खुलेआम रणचंडी यानी कि युद्ध की देवी का रूप धारण करके युद्ध के लिए आह्वान यानी कि ऐलान कर दिया था। और इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ हुआ। यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ जो है वह शुरू हुआ, जिसे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। बूंदेले हमें इस महान और वीर रानी की कथा सुनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर इस चित्र में झांसी की रानी, हमें इस चित्र में झांसी की रानी जो है वह दिखाई दे रही है, जो कि युद्ध करते समय अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए। देखिए तो घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ पर नंगी तलवार और पीठ पर पुत्र यानी कि जो उनका दत्तक पुत्र था उसे पीठ पर बांधे हुए वह उन्होंने रणचंडी यानी कि युद्ध की देवी होती है उसका रूप धारण कर लिया है, और अंग्रेजों के दल यानी कि समूह का वो संहार कर रही है। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़ रहे हैं। जय भवानी और जय हर हर महादेव के उद्घोष से रणभूमि जो है वह गूंज उठी है। किंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई थी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई वीरता से कुशल योद्धा की तरह अंग्रेजों से युद्ध करती रही। तो चलिए आगे की कविता की पंक्तियों का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी
ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ज्वाला, ज्वाला का अर्थ है लपटे। अंतरतम यानी कि हृदय। चेती मतलब सावधान। उकसाना, भड़काना। वीरवर का अर्थ है बहादुर। काम आए यानी कि शहीद हुए। सरनाम यानी प्रसिद्ध। जुर्म यानी कि अपराध। कुर्बानी का अर्थ है बलिदान। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, हृदय से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन कर दिया और झोपड़ी में रहने वालों ने इनकी लपटों को तेज कर दिया था। स्वतंत्रता की यह जो चिंगारी है वह देशवासियों के हृदय से यानी कि अंतरतम से आई थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया था। चेती यानी कि सावधान कर दिया था। लखनऊ को भी इसने अपने लपेट में ले लिया था। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम मच गई थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। यह कहानी हमें बूंदोलों के मुंह से सुनी है और इस क्रांति में झांसी की रानी बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, जैसे नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, इस तरह के। और इस स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। काम आए मतलब शहीद हुए। इनमें नाना धुंधु पंत तांतिया और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध है, सरनाम यानी प्रसिद्ध है। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, परंतु इनका यह जो बलिदान है उस समय अंग्रेजों की नज़र में अपराध था। बूंदेले वह हमें कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप से अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। बच्चों, इस कविता से हमने जाना कि हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह से रानी मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई एक महिला होने के बावजूद भी मर्दों के साथ मर्दानी जैसी वो उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ा था, उसी तरह से हमें भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और हम हमारे देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसे हमें समझना भी चाहिए। हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों, इस कविता का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है इस कालांश में जो मैंने आपको सिखाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।